अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप अटेंड कर रहे हैं लेक्चर फिजिक्स चैप्टर 14 में से। आज आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज को देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, व्हाई इज कन्वेंशनल करंट कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। यहाँ पर दो करंट्स की बात की हुई है कि एक कन्वेंशनल है और एक इलेक्ट्रॉनिक है, तो इन दोनों को इक्विवेलेंट मतलब के इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल क्यों कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर एक बेसिक चीज आती है कि जब किसी सर्किट के अंदर बैटरी अप्लाई की जाती है, ठीक है। सर्किट फॉर एग्जांपल कोई भी आ सकता है। यहाँ पर आप इस तरह इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने बैटरी अटैच की है, ठीक है। बैटरी जब अटैच करेंगे तो ये इसका पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल आ गया, ये इसका नेगेटिव या फिर लो पोटेंशियल आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर देखें कि आपने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी मूव करते हैं और जो नेगेटिव है वहां से पॉजिटिव की तरफ भी मूव करते हैं, ठीक है। जब ये मूव करें, आप देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पर जो फ्लो होगा करंट का या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ठीक है। इसे आप नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का, ठीक है। मतलब कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है वो कन्वेंशनल करंट आएगा। और इसके अपोजिट में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि जितना इफेक्ट, अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो जितना इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं उतना ही इफेक्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये इफेक्ट और ये इफेक्ट जो पॉजिटिव से नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों इफेक्ट्स सेम हैं, तो तब आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है वो इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें आती हैं, एक तो इक्वल होता है और एक इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्वल मतलब कि 100% की बात की जाती है इक्वल में, मतलब कि इसका जो रिजल्ट है वो 100% इसके साथ अगर टैली होता है, मैच होता है, तो तब आप इक्वल का वर्ड यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर इक्विवेलेंट की बात होती है, बात हुई है मतलब कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आप 95% या 96% यहाँ पर इसका मैच देख सकते हैं, ठीक है। कि इन दोनों में जो सिमिलरिटी आ रही है वो ऑलमोस्ट 95% या 96% या मे बी 99% भी हो सकती है, लेकिन 100% एफिशिएंसी इसमें नहीं आती, ठीक है। 100% इसमें सिमिलरिटी नहीं पाई जाती, तो इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कि जो कन्वेंशनल करंट का इफेक्ट है और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट का इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, तो इस वजह से ये इक्विवेलेंट कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस आती है कि कोई भी कंडक्टर है जब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए आपने फॉर्मूला रीड आउट किया हुआ है कि जो R है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा L डिवाइडेड बाई A, ठीक है। डायरेक्टली रिलेट करता है L के साथ और इनवर्सली रिलेट करता है A के साथ। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है, तो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टर की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर बता सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है, थर्ड क्वेश्चन है, अ वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट कॉजेज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, ठीक है, टू पास थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर जैसा कि आपको पता है कि P इक्वल टू IV होता है, ठीक है। पावर के फार्मूला जो आपने फाइंड आउट किए थे, 3 फार्मूलाज आपने जनरेट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैल्यू तो वोल्टेज की यहाँ पर गिवन है, ठीक है, 30 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद करंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने पावर को फाइंड करना है, तो पावर फाइंड करने के लिए P इज इक्वल टू IV आपके पास फार्मूला आता है। यहाँ पर I की वैल्यू जो गिवन है, करंट की वैल्यू आपके पास आती है 10 एम्पेयर, यहाँ पर आप 10 पुट कर लेंगे और जो वोल्टेज है वो आपके पास 30 वोल्ट्स आती है, तो ये आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी पावर की जो आती है 300 वॉट, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास पावर की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आता है, इज ओहम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। आप देखें कि आपने कहा था कि जो सारे के सारे कंडक्टर हैं, मोस्टली कंडक्टर्स और मेटल्स हैं जो वो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा मटेरियल या ऐसा कंडक्टर
कि आप उसकी वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं, वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, तो आगे से जो उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, आप एक लाइट बल्ब की एग्जांपल ले सकते हैं ओहम्स लॉ के लिए कि लाइट बल्ब है, अगर आप वोल्टेज की वैल्यू पीछे से रेगुलेटर से कम उसको वैल्यू देते हैं तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहता है। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर के साथ रहता है। अगर आप वोल्टेज को थोड़ा सा मजीद इंक्रीज करते हैं तो वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करते हैं रेगुलेटर से तो वो जो बल्ब है वो में भी फट जाता है। ठीक है, तो एक तो ये देखें कि उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो गई है, पहले वो किसी और फिजिकल स्टेट में था, जब वो फट गया है तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। ठीक है, एक तो फिजिकल स्टेट की बात आई है, दूसरा टेम्परेचर की बात आई है कि पहले वो कूल डाउन था लेकिन वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ साथ वो हीट अप हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों उसमें चेंज आए हैं, तो ये अब ये ऐसा जो लाइट बल्ब होगा ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि ओहम लॉ की लिमिटेशंस क्या थी कि एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और दूसरा फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट रहेगी। तो अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा कंडक्टर अगर आपके पास आता है कि जो वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ साथ अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता, ठीक है, तो हर वो कंडक्टर ओहम्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर कोई ऐसा कंडक्टर आ रहा है कि जो मतलब कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो जो कंडक्टर है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, या फिर हीट अप हो जाता है, या फिर टेम्परेचर को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये अगर लिमिटेशंस चेंज हो गई हैं तो ओहम लॉ वहां पर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडक्टर जिनमें V इज इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ की लिमिटेशन या इक्वेशन आपने पढ़ी थी, V इज इक्वल टू आई आर, ऐसे कंडक्टर जिनमें ये इक्वेशन होल्ड करती है वहां पर ओहम्स लॉ फॉलो होगा। ऐसे कंडक्टर जिनमें ये इक्वेशन होल्ड नहीं करती, वो नॉन ओहमिक मटेरियल है, वहां पर ओहम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। उसके बाद आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, अ हाई वोल्टेज सप्लाई ऑफ 10 किलोवोल्ट विल हैव अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस वैल्यू, व्हाई। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, एक तो वोल्टेज आ गई है और दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस आ गई है। ठीक है, कि अगर हाई वोल्टेज है तो हाई रेजिस्टेंस उसके लिए क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि अगर हाई रेजिस्टेंस है तो उसके लिए हाई वोल्टेज क्यों चाहिए होती है। आप देखेंगे जैसे कि ओहम्स लॉ ने आपको बताया था V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से अगर आप वैल्यू जनरेट कर रहे हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पर ये चीज पूछी हुई है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसके लिए वोल्टेज ज्यादा क्यों चाहिए, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर 10 किलो वोल्ट की वोल्टेज है तो उसके लिए ग्रेटर रेजिस्टेंस क्यों चाहिए होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात तो ये आ गई है कि यहाँ पर ओहम लॉ को अगर हम यूज करें तो ओहम लॉ आपको ये बताता है कि अगर आपके पास वोल्टेज ग्रेटर है तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी ग्रेटर होगी। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई है कि अगर आप ओहम लॉ को यूज करें तो ये लिमिटेशन आती है। अगर आप फिजिकली इसकी बात करें तो देखें, अगर कोई वायर है जिसमें आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि पहले वोल्टेज कम थी तो वहां पर रेजिस्टेंस भी कम थी, अगर वहां पर वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, वोल्टेज ज्यादा पास आउट होती जा रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन या करंट वहां से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस वजह से प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल के आप कह रहे हैं कि आपने कोई एक वायर ली है, वायर में से ये इलेक्ट्रॉन है, ये पास आउट होके वहां तक जाएगा। ठीक है, वोल्टेज जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे ये मूव करेंगे तो ड्यूरिंग मोशन ये यहाँ पर कोलाइड करते हैं, रैंडम मोशन के दौरान ये यहाँ पर कोलाइड करते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एज इट इज यहाँ पर चलता जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर कम आती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर मूव आउट हो रहे हैं तो ये रैंडमली मूव करेंगे, वाइब्रेट करते हुए जाएंगे, तो ये यहाँ पर कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कूलिंग की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, इसको पॉसिबली आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये मजीद यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि जितनी ज्यादा आप पीछे से वोल्टेज इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं उतनी ज्यादा यहाँ पर कूलिंग हो रही है और उतना ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये है कि जितनी ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कूलिंग होती है और उतनी ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if conductors are the materials which conduct electricity, why there is a phenomena of resistance?
यहाँ पर भी उसी कंसेप्ट को यूज किया गया है कि जब किसी भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट मूव हो रहा है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग मोशन, ठीक है, वो मूवमेंट के दौरान वहां पर कोलिजन प्रोड्यूस करते हैं और कोलिजन की वजह से वहां रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ फिनोमेना ऑफ रेजिस्टेंस इस वजह से प्रोड्यूस हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन हैं, आप इसी वायर को कंसीडर कर सकते हैं कि ये वायर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मूव आउट हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस कम थी, लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की रेजिस्टेंस को देखें तो ये ज्यादा अमाउंट आती है आपके पास, ठीक है। अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इंक्लूड करवा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर कंडक्टेंस हो रही है, जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि हाउ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर एक तो बात हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की, और दूसरा ईएमएफ की बात हुई है कि ये दोनों किस तरह डिफर करते हैं एक दूसरे से, इनमें क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ये देख लें कि बैटरी है, बैटरी को जब अटैच किया हुआ है, ये कोई भी सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। बैटरी आती है, यहाँ पर इसके पोटेंशियल हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। जो पॉजिटिव है वो हमेशा हाई पोटेंशियल पे होगा और जो नेगेटिव है वो हमेशा लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल आता है VA और जो दूसरा है ये इसका आता है VB, ये दो पॉइंट्स के पोटेंशियल आगे। एक टर्मिनल, ये बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल के ऊपर जो इसका पोटेंशियल है वो VA है और दूसरे टर्मिनल के ऊपर इसका जो पोटेंशियल है वो VB आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, ये अब इसका आ गया है एक पोटेंशियल, ये आ गया है दूसरा पोटेंशियल। अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इसे आप कह सकते हैं कि VA माइनस VB, ठीक है, या फिर VB माइनस VA। एक पोटेंशियल में से दूसरे पोटेंशियल को माइनस करना है कि डिफरेंस निकालना है, तो ये आपके पास वैल्यू आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। ये आ गया है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि इन दोनों के डिफरेंस को आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरी चीज आपके पास आती है EMF, ठीक है। EMF आपके पास आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके पास वो एनर्जी आती है, एनर्जी की वैल्यू आती है जो यहाँ पर बैटरी या सेल के टर्मिनल्स के दरमियान लाई कर रही होती है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन टर्मिनल्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक पोटेंशियल का एक टर्मिनल का पोटेंशियल आ गया और ये दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल आ गया, ठीक है। ये दो आ गए, जब आप इनका डिफरेंस करते हैं तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा और ये एग्जिस्ट करता है इन टर्मिनल्स के ऊपर, ठीक है। दो टर्मिनल जो आपने मेंशन किए थे VA और VB, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल इनके ऊपर एग्जिस्ट करता है। अगर आप EMF की बात करते हैं तो EMF वो फोर्स होती है जो यहाँ पर, या एनर्जी होती है जो यहाँ पर लाई करती है, ठीक है। ये एनर्जी आती है आपके पास, जो अगर आप कहते हैं कि आपने ये बैटरी यहाँ पे सेल अप्लाई किया है, ठीक है, ये एज अ होल एक बैटरी या सेल है, सेल के टर्मिनल्स के दरमियान में जो यहाँ पर एनर्जी पाई जाती है वो आपके पास EMF आती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये आ गया कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है इन दोनों के ऊपर एग्जिस्ट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि ये एक टर्मिनल पोटेंशियल है, ये दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब कि VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप EMF की बात करते हैं तो EMF इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। और ये एनर्जी की वैल्यू आपके पास आती है जो एनर्जी यहाँ टर्मिनल्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ जाता है, अ नंबर ऑफ लाइट बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट विल प्रोवाइड मोर इल्यूमिनेशन व्हाई। यहाँ पर है कि अगर आपने लाइट बल्ब को इंक्लूड करना है किसी एक सर्किट में, सर्किट आपने ड्रॉ करना है, तो अगर आप यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन बनाते हैं तो ज्यादा इल्यूमिनेशन, मतलब कि ज्यादा लाइट आपके पास आती है एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर है कि एक रेजिस्टर आप इस तरह अप्लाई करते हैं, दूसरा रेजिस्टर इसके पैरेलल और तीसरा रेजिस्टर भी इसके पैरेलल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर कनेक्शन इस तरह बनाया जाए, मतलब कि इस तरह आप इनको कनेक्ट कर लें, तो यहाँ पर आगे जो आपके पास रिजल्ट आएगा ये ज्यादा रिजल्ट आता है, मतलब कि ज्यादा इल्यूमिनेशन, ज्यादा लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि अगर ये कनेक्शन पैरेलल है तो यहाँ पर ज्यादा इल्यूमिनेशन किस वजह से आती है। तो वजह ये है कि पैरेलल सर्किट में आपको पता है कि यहाँ पर करंट डिवाइड होता है और जो वोल्टेज है वो हर कंपोनेंट में सेम रहती है, ठीक है। मतलब कि ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर अगर आप
कि 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी आपके पास 10 वोल्ट की वैल्यू जाएगी और यहाँ पर भी 10 वोल्ट की वैल्यू आपके पास जाएगी, ठीक है। तो जब इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनपुट मिल रही है, मतलब कि दी जा रही है, इस बल्ब को जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनपुट दी जा रही है तो ये आपको आगे मैक्सिमम रिजल्ट देगा, ठीक है। मतलब कि ये ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही ये जो सेकंड बल्ब है ये भी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा और एज इट इज ये तीसरा बल्ब भी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आता है, व्हाई इज इट डेंजरस टू स्विच ऑन लाइट बल्ब विद वेट हैंड्स, ठीक है। यहाँ पर है कि अगर आप गीले हाथों से किसी भी वायर को पकड़ते हैं या टच करते हैं तो वहां पर ज्यादा डेंजर क्यों होता है, ठीक है। आप देखें कि अगर आप ड्राई हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को या इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हैं तो वेट ड्राई हैंड से, ठीक है, ड्राई हैंड से वहां पर रेजिस्टेंस पाई जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर आप ड्राई हैंड से किसी भी वायर को टच कर रहे हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट 10⁻⁵ ओहम की रेजिस्टेंस पाई जाती है, ठीक है। इतनी वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की। तो इतनी वैल्यू के साथ वो जो ड्राई हैंड है वो इलेक्ट्रिक वायर को या इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट हैंड्स के थ्रू उसको टच करते हैं तो वहां पर ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, वहां पर वो जो करंट है वो इजीली आपको कैप्चर कर सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप ड्राई हैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 10⁵, ठीक है, ओहम की रेजिस्टेंस पाई जाती है। अगर आप वेट हैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास लो रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ गया कि अगर आप ड्राई हैंड के साथ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को या इलेक्ट्रिक वायर को टच कर रहे हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर वेट हैंड के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम आती है आपके पास। दैट्स इट।